नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ रहे थे NCERT या भारतीय वन, इसके लिए एक्सरसाइज 6.3 NCERT के लिए, या भारतीय वन यदि आप बनाओ तो भारतीय वन का आपका होगा एक्सरसाइज 9। इसका ये थ्योरी पार्ट है। यदि आप ये अच्छा से समझ जाते हैं तो आपका ये दोनों चैप्टर NCERT हो या भारतीय वन हो चाहे RD शर्मा कोई भी बुक हो, आपको बहुत अच्छा से इस चैप्टर से रिलेटेड या इस थ्योरी से रिलेटेड जो भी चैप्टर होगा आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्लास है 12th मैथमेटिक्स NCERT या भारतीय वन के लिए थ्योरी पार्ट है। चैप्टर का नाम है आप AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो आप NCERT बनाओ तो NCERT आपसे 6.3 बनेगा, और यदि आप भारतीय वन बनाओ तो भारतीय वन आपका क्या होगा, एक्सरसाइज 9 होगा। ठीक, अब है एप्लीकेशन ऑफ डिवाइडेड dx। डिवाइडेड dx को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में AOD बोलेंगे। AOD का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस चैप्टर का नाम है स्पर्श रेखा एवं लंब रेखा। स्पर्श रेखा एवं लंब रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा और नॉर्मल का मतलब होता है लंब रेखा। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा का मतलब जैसे कोई एक वक्र रेखा है, ये जो रेखा होगा, ये जो छूने वाली रेखा होगा उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहेंगे। जैसे ये वक्र रेखा है, इस पर यदि परपेंडिकुलर होगा या लंब कुछ होगा उसको हम लोग लंब रेखा कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जाने की डिवाइडेड dx। डिवाइडेड dx का मतलब क्या होता है, m। ठीक है, m को हम लोग ढाल भी बोलते हैं, ढाल को इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं। स्लोप का मतलब होता है प्रवणता। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रवणता याद करें, तो प्रवणता का मतलब होता है डिवाइडेड dx याद करें। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में प्रवणता पूछे तो आप मत हारा बढ़ाना। प्रवणता यदि आपसे पूछे निकालिए तो आपको क्या निकाल देना है, डिवाइडेड dx निकालना है। इतना बात समझ में आया। डिवाइडेड dx को हम लोग m भी बोलते हैं, m को हम लोग ढाल भी बोलते हैं, ढाल को इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, और स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसकी सहायता से हम लोग चैप्टर को बहुत आसानी से बनाते हैं। जैसे पहला नोट्स है, आपको पता है कि ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ये कोई वक्र रेखा। ठीक, वक्र रेखा का समीकरण y बराबर fx मान लिए। अब देखिए, ये कोई एक लाइन है जो किस एंगल के साथ, थीटा के साथ इस वक्र रेखा को इस पॉइंट पर छूती है। ये हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, जिसको हम लोग t से सूचित कर लिए। t का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा। ठीक है, इसी पॉइंट पर हम क्या किए, एक लंब रेखा डाले जिसको हम लोग n से सूचित कर लिए। n का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है लंब रेखा। ये बात समझ में आया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम तत्काल क्या कर ले, p मान लेते हैं, और p का कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। तो यहाँ पे x का मतलब x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है और y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। p पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y हो गया। ये जो p पॉइंट है, इस p पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक, इस p पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या स्पर्श बिंदु। ये जो थीटा है, इस थीटा को हम लोग बोलते हैं झुकाव। थीटा को क्या बोलते हैं, झुकाव, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंक्लिनेशन। ठीक, अब देखिए, थीटा के साथ यदि हम टेन लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर m, m बराबर ढाल। अब यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं डिवाइडेड dx बराबर m, m बराबर टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब ढाल, ढाल का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब प्रवणता। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो स्पर्श रेखा है किसका, इस वक्र रेखा का। वक्र रेखा का समीकरण क्या है, तो y बराबर fx है। y बराबर fx, ये जो है वक्र रेखा, वक्र रेखा पर स्पर्श रेखा क्या है हमारा, t है। अब आपसे स्पर्श रेखा का ढाल m पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ढाल पूछा जाए। ढाल को हम लोग किससे सूचित करेंगे, m से। स्पर्श रेखा का ढाल यदि आपसे m पूछा जाए तो m निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो डिवाइडेड dx लिखेंगे। तो स्पर्श रेखा का ढाल का क्या बन गया फॉर्मूला, डिवाइडेड dx। अभिलंब रेखा, अभिलंब रेखा हमारा कौन है, ये n लाइन है, नॉर्मल लाइन है। स्पर्श रेखा का ढाल यदि आपसे पूछा जाए तो हम लोग m बराबर लिखेंगे -1 बट्टा डिवाइडेड dx। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। जब आप स्पर्श रेखा का ढाल पूछे तो आप क्या लिखेंगे, डिवाइडेड dx लिखेंगे। स्पर्श रेखा का अभिलंब रेखा का ढाल पूछे तो -1 बट्टा डिवाइडेड dx। दोनों में ये अंतर है कि स्पर्श रेखा का ढाल होता है डिवाइडेड dx और लंब रेखा का ढाल होता है -1 बट्टा डिवाइडेड dx। इतना में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया।
इतना बात को आप पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको दे दे ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0, दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में दिया रहे और आपसे पूछा जाए कि ढाल निकालिए m बराबर फार्मूला होगा माइनस ए बाय बी, माइनस ए बाय बी कर लेंगे, करने के बाद जो भी मान आ जाए वही आपका क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। किसके लिए? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब है स्पर्श रेखा का विभिन्न स्थिति, स्पर्श रेखा का विभिन्न स्थिति है, उस स्थिति के बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करें। तो पहला, ये क्या है? वक्ररेखा, ये भी क्या है? वक्ररेखा, ये भी वक्ररेखा है, और ये भी वक्ररेखा है, और ये स्पर्श रेखा है, ये भी क्या है? स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, और ये भी स्पर्श रेखा है। अब यहाँ पर देखिए, पहला जो है x अक्ष के समांतर है, ये जो स्पर्श रेखा है किस अक्ष के समांतर है? x अक्ष के समांतर है। यदि x अक्ष के समांतर होगा तो उस कंडीशन में हम लोग थीटा क्या लेंगे? 0 लेंगे, क्योंकि x अक्ष के साथ क्या समांतर रेखाओं के बीच या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग थीटा क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। जब थीटा का मान यदि 0 ले ले तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि m बराबर क्या फॉर्मूला? तो टेन थीटा, तो m बराबर टेन थीटा के जगह पर कितना रख लेंगे? 0 डिग्री। तो बताइए टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, उस कंडीशन में m का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, फिर से बोलते हैं, ये हमारा क्या है? तो वक्ररेखा है, और ये क्या है? स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा क्या है? x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है तो थीटा 0, थीटा 0, तो m का मान क्या होगा? 0 होगा। यही बात यहाँ पर लिखें कि x अक्ष के समांतर, ये समांतर का चिन्ह है, x अक्ष के समांतर हो तो थीटा का मान 0 लेना है, और उस कंडीशन में m का मान क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ये क्या है? तो वक्ररेखा, और ये स्पर्श रेखा। अब देखिए, स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाएगी? समकोण, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उस कंडीशन में थीटा का मान क्या लेंगे? 90 डिग्री लेंगे। x अक्ष पर लंब हो, ये क्या है? x अक्ष पर स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है तो थीटा का मान क्या लेंगे? 90 डिग्री लेंगे। जब थीटा का मान 90 होगा तो m क्या होगा? m बराबर टेन थीटा, टेन थीटा की जगह पर 90, टेन 90 का मान क्या होता है? इन्फिनिटिव। क्या हम इन्फिनिटिव को 1/0 भी लिख सकते हैं? क्योंकि 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो m का मान तब क्या लेना है? 1/0 या इन्फिनिटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये और ये दोनों क्या हमारा? वक्ररेखा है, और ये क्या है? तो स्पर्श रेखा है। ये दोनों वक्ररेखा है और ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखा है। अब देखिए, ये स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ मतलब थीटा कितना डिग्री का कोण बना रही है? 45 डिग्री का, और ये स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ तक तो 90 हुआ, 90 प्लस 45 135 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे थीटा का मान 2 है, 45 डिग्री या तो 135 डिग्री। स्पर्श रेखा दोनों अक्षों के साथ बराबर झुकी हो, स्पर्श रेखा दोनों अक्ष के साथ बराबर झुकी हो तो उस स्थिति में थीटा का मान हम लोग क्या लेंगे? 45 डिग्री या 135 डिग्री लेंगे। तो m का मान क्या होगा? यदि थीटा 45 ले तो m बराबर टेन थीटा, तो m बराबर टेन थीटा की जगह 45, तो टेन 45 का मान क्या हो जाएगा? +1, या टेन 135, टेन 135 डिग्री का मान -1, तो m बराबर हम दोनों को एक साथ कर दें तो यहाँ पे m बराबर हो जाएगा +-1, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग 3 बात पढ़े। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो m बराबर 0, जब x अक्ष पर लंब हो, जब x अक्ष पर लंब हो तो m बराबर 1/0, अक्षों के साथ बराबर जो की हो तो m बराबर क्या होगा? +-1 होगा। अब है 14 कंडीशन, यदि स्पर्श रेखा समान अंतःखंड पर काटे, समान अंतःखंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक x अंतःखंड है और ये क्या है? y अंतःखंड है, उस कंडीशन में x अक्ष के साथ स्पर्श रेखा कितना कोण बनाएगी? 135 डिग्री। जब 135 डिग्री कोण बनाए तो यहाँ पर m बराबर टेन थीटा, थीटा का मान 135 होगा, m बराबर टेन थीटा, तो m बराबर टेन थीटा, थीटा की जगह पे 135 डिग्री, तो टेन 135 डिग्री का मान कितना? -1, तो उस कंडीशन में m का मान क्या हो जाएगा? -1, कोई दिक्कत नहीं। आए समझ में आपको? इससे आपको चैप्टर बनाने में बहुत हेल्प करेगा, इसको आप याद रखिएगा। x अक्ष के समांतर हो
तो m बराबर 0। कभी ये भी बोल देगा x x के समांतर हो या y x पर लंब हो, इसका उल्टा भी चलता है, x x के समांतर हो, जब x x के समांतर तो x पर लंब ही तो है, x x के समांतर हो या y अक्ष पर लंब हो। यहाँ पे x अक्ष पर लंब हो, x अक्ष पर लंब हो या y अक्ष के समांतर हो, कोई दिक्कत नहीं। आया आपको समझ में? इतना आपको पहले लिख लीजिए इसको। अब देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब रेखा का समीकरण हम लोग कैसे पता करेंगे, इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। याद करिए जब आप 11th में थे तो 11th में एक चीज पढ़े थे, सरल रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। जब आपको एक बिंदु दे दे और ढाल पता हो तो निकालने का फॉर्मूला क्या था, उसके समीकरण को निकालने का फॉर्मूला था y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ये बात हम लोग कहाँ तो 11th में पढ़े हुए थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण पता करना है, तो हम लोग पिछला अभी तुरंत चर्चा किए हैं कि स्पर्श रेखा का ढाल जिसको हम लोग m बोले थे क्या था, d/dx था। इसके बाद हम लोग फिर चर्चा किए थे कि लंब रेखा का समीकरण क्या था, -1/d/dx था। ये बात तो आपको याद है। स्पर्श रेखा का ढाल m बराबर d/dx और अभिलंब रेखा या लंब रेखा का ढाल m बराबर -1/d/dx है। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण जिसको हम लोग EOT बोलेंगे, EOT का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और EON का मतलब है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक। EOT किस पॉइंट पर, x1 y1 पॉइंट पर, हमको EON चाहिए किस पॉइंट पर, x1 और y1 पर। अब देखिए जब हम 11th में y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 पढ़े थे। अब बस यहाँ पर m की जगह पर क्या कर लिए, यहाँ पर कौन सा रेखा है, स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा के लिए m का मान d/dx रख दिए, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए अभिलंब का समीकरण EON किस पॉइंट पर, x1 और y1 पर हमको चाहिए, तो ये पता करने के लिए y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, m के जगह पर -1/d/dx। कहाँ से, अभिलंब रेखा का ढाल आपने क्या पढ़ा, -1/d/dx, उस मान को रख दिए, कोई तकलीफ नहीं। क्या आपको दोनों फार्मूला समझ में आया? आपको ये फार्मूला बहुत हेल्प करेगा किसमें, तो चैप्टर में। अब देखिए इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है y बराबर sin x का x बराबर π/2 पर EOT तथा EON ज्ञात करें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब ये, EON का मतलब ये बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए। अब देखिए y का मान चूंकि y बराबर है sin x, x के सापेक्ष dc कर दे तो d/dx पता चल जाएगा, तो d/dx sin का dc क्या हो जाएगा, cos x, कोई तकलीफ नहीं, d/dx पता है। इसके बाद जब x बराबर π/2 तो y बराबर sin x, x के जगह पर π/2 रख दें। यहाँ पे y बराबर कितना, sin π/2 मतलब 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान कितना, 1। अब देखिए पॉइंट क्या बन गया आप लोगों के पास, पॉइंट है π/2 कॉमा कितना, 1। अब देखिए पॉइंट भी पता है और ढाल भी पता है, पॉइंट पता है और ढाल पता है। हमको चाहिए क्या, EOT चाहिए और EON चाहिए। अब देखिए यहाँ पर EOT पता करने के लिए चूंकि EOT इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1 बराबर d/dx इंटू एक्स माइनस x1। अब देखिए यहाँ पे y माइनस y1 का काम कौन करेगा, ये हमारा x1 का काम करेगा और ये y1 का काम करेगा, तो y1 के जगह पर 1 बराबर d/dx, तो d/dx का मान कितना है, तो cos x है, इंटू एक्स माइनस x1 के जगह पर क्या है, तो π/2 है। यही अपने लोगों का इक्वेशन हो जाएगा कौन सा, EOT वाला। अब है EON वाला, चूंकि EON इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है y माइनस y1 बराबर -1/d/dx इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे y माइनस y1 की जगह पर क्या होगा,
1 होगा बराबर माइनस 1 बट्टा डी बटा डी एक्स। डी बटा डी एक्स का मान क्या निकाले हैं, तो cos x निकाले हैं। x माइनस x1 की जगह पर क्या है, तो π/2 है। अब देखिए यहाँ पे y माइनस 1 बाय कॉस तो सेक होता है, सेक x, और यहाँ पर इंटू में x माइनस π/2, यही अपने लोगों का क्या हो जाएगा, EON हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आपको इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, EOT और EON। तो EOT और EON पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता कर लेना है, डी बटा डी एक्स पता कर लेना है। यदि आपको x का ही सिर्फ मान दिया रहे तो उस x का मान उस समीकरण में रख लीजिए, जिससे y का मान पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट ही दे देगा, x का मान नहीं दे देगा, पॉइंट दे देगा, तो उस पॉइंट में x1 और y1 का मान पता चल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, तो डी बटा डी एक्स निकालना है। जब डी बटा डी एक्स पता हो जाता है, आप EOT और EON का बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए। और एग्जाम्पल देखते हैं 2 नंबर का, y बराबर x² + 4x + 3, ये इक्वेशन दे दिया के लिए पॉइंट है 1, 2 पर EOT और EON, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निकालिए क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, डी बटा डी एक्स निकाल लीजिए। तो डी बटा डी एक्स यदि निकालेंगे तो x² का DC क्या होगा 2x, प्लस 4x का DC क्या होगा 4, और 3 कांस्टेंट है, इसका DC 0 हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं। पॉइंट तो पता है, ये हमारा x1 का काम करेगा और ये y1 का काम करेगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, EOT। तो बताइए EOT के लिए क्या, y माइनस y1 की जगह पे 2 बराबर डी बटा डी एक्स, तो डी बटा डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पर क्या है, तो 1 है। अब डी बटा डी एक्स का खेला यहाँ कर ले। बताइए डी बटा डी एक्स बराबर 2x की जगह पर क्या होगा 1 + 4, या डी बटा डी एक्स बराबर, तो 2 × 2 = 4, 6 हो जाएगा। तो डी बटा डी एक्स का मान कितना हो गया, 6 हो गया। अब बताइए y माइनस 2 बराबर डी बटा डी एक्स के जगह पर हम लोग 6 रख लें, यहाँ पर 6 इंटू एक्स माइनस 1, या यहाँ पर y माइनस 2 बराबर यहाँ पर होगा 6x माइनस 6, यहाँ पर 6x, इसको उठा के लाएंगे तो माइनस में y हो जाएगा, माइनस में 6 और प्लस में 2 = 0, यहाँ पे होगा 6x माइनस y, इसमें से घटा दे तो माइनस में 4 बराबर 0, यही अपन लोगों का क्या हो गया, EOT हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिए फिर अब हम लोगों को EON चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो EON के लिए क्या फॉर्मूला, y माइनस y1, तो y1 की जगह पर क्या होगा 2 होगा, बराबर -1 बट्टा डी बटा डी एक्स, तो -1 बट्टा डी बटा डी एक्स का मान कितना होगा 6 होगा, इंटू x माइनस x1 की जगह पर क्या होगा, तो 1 होगा, y माइनस 2 इंटू ये 6 भाग में इधर आएगा तो गुना में, बराबर माइनस में 1 को x से गुना कर दे माइनस x होगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसको गुना कर दें यहाँ पे 6y माइनस 12 बराबर होगा माइनस में x और प्लस 1, इसको उठा के इधर ले आए तो प्लस में x हो जाएगा, प्लस में 6y माइनस में 12 और इसको लाएंगे तो -1 = 0, यहाँ पर x प्लस 6y और माइनस में 13 = 0, यही अपने लोगों का EON होगा। कोई दिक्कत नहीं आया आपको समझ में। एक हम इसको फिर से बोल देते हैं, y बराबर आपको कोई इक्वेशन दे दे और आपको क्या करना हो, पॉइंट पर x1 और y1 पॉइंट पर EOT और EON चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, y को DC कर लीजिए, डी बटा डी एक्स मिल जाएगा। तो DC करने के बाद जो भी मान मिला उस मान में x और y जो पॉइंट है उस पॉइंट को रखने के बाद आपको डी बटा डी एक्स मिल जाएगा। EOT निकालने के लिए फार्मूला यूज़ कर लीजिए और EON निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो आपको बहुत आसानी से निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए। अब है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको क्या करेगा, चैप्टर बनाने में या क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत अधिक हेल्प करेगा। जैसे पहला पॉइंट है, यदि आस्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर हो, कोई एक रेखा दिया है
और स्पर्श रेखा उस दी गई रेखा के समांतर हो तो उस कंडीशन में dx जो हमारा होगा उस समांतर उस रेखा का जो ढाल होगा वही ढाल उस समांतर रेखा का भी ढाल होगा। तब आपको क्या कर लेना है, dx बराबर उस रेखा के ढाल के बराबर ही ले लेना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि यदि वक्र पर पॉइंट x1 और y1 माने हो, यदि आप उस वक्र रेखा पर कोई एक पॉइंट यदि p x1 और y1 माने हो तो उस समीकरण में जो इक्वेशन होगा नॉर्मल का या इसका, उसमें आप उस पॉइंट को निश्चित रूप से रख दें। तीसरा है यदि x दिया हो, यदि x दिया हो तो वक्र समीकरण में रखकर y ज्ञात कर लें। यदि सिर्फ पॉइंट में तो दो मान होगा x और y। ठीक है। आपको कभी कभी क्या करेगा, एक ही मान दे देगा सिर्फ x का, y का मान नहीं दिया है तो आपको जो वक्र समीकरण दिया है उस समीकरण में x का मान रख लीजिए जिससे आपको y निकल जाएगा। जब y पता हो जाए तो आपको पॉइंट का काम कर जाएगा x1 और y1 का वो दोनों बिंदु, कोई दिक्कत नहीं। चौथा, यदि ढाल और बिंदु देकर वक्र में कुछ छुपा दिया जाए, ढाल दे दे और बिंदु दे दे और उसमें कुछ छुपा दिया जाए तो आपको तब क्या करना है, बस आपको क्या करना है, ढाल ज्ञात करके बिंदु को उसमें रख दे, जो छुपा होगा वो निकल जाएगा। पांचवा, यदि समीकरण t के रूप में दी गई हो, समीकरण t के रूप में दी गई हो, आपको अक्सर तो देखे हैं कि y बराबर x के फॉर्म में या y बराबर दूसरा x के फॉर्म में ऐसा आपको दिया गया तब तो डायरेक्ट dx निकाल लेते थे। लेकिन कभी कभी आपको क्या रहेगा, यदि समीकरण t के रूप में दे दे, जैसे y बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t और x बराबर t के पावर 4 प्लस t, इस रूप में दिया रहे, यदि समीकरण t के रूप में दी गई हो तो जिस बिंदु पर EOT या EON ज्ञात करना हो, जिस पॉइंट पर हमको EON या EOT ज्ञात करना हो, उस बिंदु के x तथा y को तुलना कर ले, x और y को आपस में तुलना कर लें, जिससे आपको क्या होगा, t का मान पता हो जाएगा। जब t का मान पता हो जाए तो आपको dx निकालना क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर निकालना आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना पहले लिख लीजिए। अभी हम लोग जितना बात चर्चा किए आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये आपको और भी अच्छा समझ में आएगा कब, जब आप इसको क्या कर लें, पूरा वीडियो को आप कॉपी पर लिख लें और इसको ध्यान से देखें, सारा बात आपको दिमाग में सेट होगा और अच्छा से समझ में आएगा। जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।